नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चौथावल में व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज गर्ग के प्रतिष्ठान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग व्यापारियों की समस्या जानने के लिए प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में पहुंचे, जहां पर उनका व्यापारियों ने चरथावल व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज गर्ग के प्रतिष्ठान पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास के घर के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिनको सुनकर उन्होंने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। मीटिंग रखी है, क्या मामला है, किस उद्देश्य के लिए रखी है? मैं सर घनश्याम दास गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। ये आज जो यहाँ पर बैठक हो रही है, असल में प्रदेश का दौरा हो रहा है। हम हर वर्ष साल के अंदर पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और प्रदेश का दौरा में हम लोग व्यापारियों की समस्याएं जानते हैं और उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इस बार जो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा एक आंदोलन चल रहा है व्यापारी। अभी व्यापारी पूरे कोरोना संकट काल से गुजरा है और 6 महीने से बराबर व्यापारी त्रस्त है। व्यापारी की बड़ी समस्याएं पैदा हुई है कोरोना संकट काल में। व्यापारी की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, वो चरमराई हुई है। तो हमने केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग करी है कि व्यापारी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक व्यापारियों को आर्थिक राहत पैकेज जारी किया जाए। उस कड़ी में हमने आर्थिक राहत पैकेज जारी करने की मांग करी है। उसके तहत 3 हमारी हमारे प्रमुख मांगे हैं। पहली है कि बिजली का बिल 3 महीने का माफ़ होना चाहिए, हमारा 3 महीने का बैंकों का ब्याज माफ़ होना चाहिए और 3 माह की EMI सरकार की जिम्मेदारी हो दे देगी। और साथ साथ हमारी विशेष मांग ये है, पहले से चली आ रही है कि व्यापारी यदि 60 वर्ष का होता है तो उसको 60 वर्ष के बाद तुरंत पेंशन योजना मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। 5वां बिंदु हमारा है कि व्यापारी हमारा जो बिजली के बिल है, कॉमर्शियल विद्युत दरें घरेलू दरों के बराबर होनी चाहिए। ये हमारी 5 प्रमुख मांग है। यदि ये सरकार फरवरी के अंत तक हमारे राहत पैकेज व्यापारियों को जारी नहीं करती है तो प्रदेश का व्यापारी अगले माह मार्च में या फरवरी के एंड में एक तारीख निश्चित कर दी जाएगी। जंतर मंतर पे जाएंगे, दिल्ली बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाएंगे और व्यापारियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज जारी करने की मांग का मुद्दा जोरों से उठाएंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा सरकार व्यापारियों को राहत पैकेज जारी नहीं करती है। ये हमारा उद्देश्य है। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में सफलतापूर्वक 23 महिलाओं का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के पूर्व महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, इसके बाद बंध्यकरण किया गया। बंध्यकरण के सफल आयोजन में डॉक्टर दुर्गेश झा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद दास, डॉक्टर केदार महतो, डॉक्टर अर्पिता बेरा, महेश प्रसाद सिंह, प्रफुल्ल कुमार रवानी, सूर्यकांत सुधाकर, अकाउंट मैनेजर मुकेश कुमार, BPO अखिलेश प्रसाद सिंह आदि स्वास्थ्य कर्मियों की महती भूमिका रही। नारायणपुर में बंध्याकरण ऑपरेशन हो रहा है सर, क्या लक्ष्य है इस साल? हम लोग लक्ष्य 500 के आसपास है ये पूरा सीज़न में, और आज हम लोग 23 ऑपरेशन किए हैं जिसमें सभी सक्सेसफुल है। कितना टीम थे सर? 23 ऑपरेशंस हुआ है ट्यूबेक्टोमी का आज, और सारे के सारे पेशेंट्स अपने सेंस में आ गए हैं और अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ।
जामताड़ा जिले के फतेहपुर भाजपा मंडल कार्यालय में आगामी 16 दिसंबर को प्रखंड स्तरीय धरना कार्यक्रम को लेकर मंडल अध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रणनीति बनाई गई। साथ ही 17 तथा 18 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पंजीकरण व्यवस्थापक, भोजन व्यवस्थापक, कार्यशाला व्यवस्थापक, विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सभी को संबोधित करते हुए भाजपा युवा नेता सह जिला मंत्री मनोज गोस्वामी ने कहा कि इन 5 मुद्दों को लेकर झारखंड में भाजपा के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 16 दिसंबर को धरना के माध्यम से सरकार को घेरा जाएगा। स्थानीय नगर निकाय चुनाव, पंचायत का चुनाव, किसानों की धान खरीदी पर बालू घाट की नीलामी तथा विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा आंदोलन करेगी। आज फतेहपुर मंडल कार्यालय में दिनांक 16 दिसंबर को प्रत्येक मंडलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके तहत हम लोगों ने आज बैठकर विचार विमर्श किया और इस धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हो, जिसके लिए हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और सरकार के विफलताओं को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। सरकार द्वारा आज 1.5 साल हो जाने के बाद भी किसी तरह भी कोई योजनाएं नहीं चलाई जा रही है। यहाँ के जनताओं को ठगा जा रहा है। यह सरकार विफल सरकार के नाम में जाना जाता है। सरकार के जो भी कामकाज है पूरी तरह ठप है और बीते सरकार के जो भी कामकाज थे उनको झारखंड सरकार ने तुरंत बंद कर दिया है, जिसके लिए हम लोगों ने धरना का आयोजन किया है। साथ ही साथ सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त वैसे अफसरों के विरुद्ध भी हम लोग धरने के माध्यम से उन्हें चेतावनी देंगे। कल ठीक 10 बजे हम लोग ये धरना कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। एकता परिषद की जीप यात्रा के दमोह पहुंचने पर किसान संवाद एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न किया। दमोह में एकता परिषद के संस्थापक डॉक्टर राजगोपाल पीवी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन एवं केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के विरुद्ध तिल्हा छत्तीसगढ़ से जारी जीप यात्रा के दमोह पहुंचने पर जगह जगह स्वागत हुआ। किसान और जवान में संवाद कार्यक्रम हुए और लोहिया पार्क में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, नए कानून आए हैं, उसको लेकर आप यात्रा कर रहे हैं, क्या? एक तो ये यात्रा छत्तीसगढ़ से इसलिए शुरू की, हम लोगों को संगठित करते करते मुरैना तक पहुंचना चाहते हैं और मुरैना इसलिए चयन किया कि वो हमारे कृषि मंत्री का संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का, और वहाँ से फिर पदयात्रा तो 1000-2000 लोग चलेंगे, चंबल में हमको विदा देंगे, फिर उसके बाद राजस्थान के लोग साथ देंगे, फिर उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे। तो इसलिए आज ये ज़रूरत पड़ रहा है कि लोग परेशान हैं। कोविड के बाद जिस प्रकार कानून के बाद कानून बनाया जा रहा है, मजदूर विरोधी, आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, तो ये एक कोविड के आड़ में काम करने का जो प्रोसेस चला है उसको हम चुनौती देना चाहते हैं। इस समय कानून बनाना आसान है क्योंकि रेलवे में चढ़ नहीं सकते, लोग आ नहीं सकते, विरोध कर नहीं सकते। अन्यथा 6 महीना और रुक जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, लोगों से संवाद करते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, क्योंकि हर कानून संवाद के माध्यम से होना है और वो आदत भी हमारे देश में बनना चाहिए कि संवाद के माध्यम से कानून बने। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री हैं जयंत मलैया, उन्होंने कल पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बोला है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग जो इसमें शामिल। हाँ, मैंने अभी तो बातचीत के दरवाजे बंद है ऐसा मैंने सुना, इसलिए मैंने आंदोलन प्रारंभ किया। अगर बातचीत के द्वार खुला है तो फिर एक एक संगठन को बुला के बातचीत क्यों कर? कल एक संगठन को बुलाया, उसको तोड़ के वापस भेज दिया। अब आज किसी संगठन से बात कर रहे हैं, एक साथ किसान के संगठनों से बात करने में क्या दिक्कत है? तो अभी तो प्रचार प्रसार ये भी हो रहा है कि किसान संगठन कुकुरमुत्त जैसा ज़्यादा बन रहा है और किसान संगठन देशद्रोही है वगैरह। तो मेरा निवेदन ये है सभी मंत्रियों से, एमएलए लोगों से और प्रधानमंत्री से भी कि दुष्प्रचार करके किसान के मनोबल तोड़ने के बदले, अन्नदाता है, देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, को निराश करने के बदले उनके साथ जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को बिठाएं जो संवाद करके समस्याओं को हल कर सकें। जो संवाद कर नहीं सकता ऐसे लोगों को बिठा देते हैं और जिद पकड़ने वाले लोगों को बिठा देते, कहते हैं कि हमने जो किया सब सही है, अब आप बताइए, चाय पी के निकल जाइए।
तो ये बेइज्जती करेगा तो कोई भी संवाद में बैठे नहीं रहेंगे। संवाद का एक माहौल बनाना पड़ता है, संवाद में ये महसूस कराना पड़ता है हम और आप बराबर के लोग हैं, हम मंत्री हैं, तुम्हें बताओ क्या करना चाहते हो। तो इस प्रकार के संवाद से समस्या हल नहीं होगी। तो संवाद का शैली समझें और संवाद को ईमानदारी से करें और समस्या हल करने की दृष्टि से करें तो जरूर संवाद सफल होगा और इस आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। सरकार के बड़े मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन किसानों के हाथ से निकलकर आतंकवादी, खालिस्तानियों और अलगाववादी ताकतों के हाथ में ये दुष्प्रचार का एक दूसरा हिस्सा है वो, क्योंकि हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास मीडिया है, हम जैसे चाहें वैसा कह सकते हैं, लेकिन आप बांदा के सिमोनी धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष राष्ट्रीय मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसके आज पहले दिन पिछले वर्ष की भांति कम भीड़ दिखी। वहीं मेले में पहुंच रहे हैं लोग, श्रद्धालुओं को मेले की तरफ से भोजन की व्यवस्था भी की गई। बबेरू क्षेत्र के सिमोनी थाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन पिछले हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया, जिसमें इस वर्ष मेले में कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसमें दूर दूर से मेले पर दुकान लगाई गई। वहीं मेले पर प्रदर्शनी, हथकरघा पर भी दुकानें लगाई गई। वहीं जो मेले का लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनको भोजन करने की भी व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने भोजन ग्रहण किया। हाँ, ये सिमोनी बाबा आश्रम में सिमोनी में मेला लगा हुआ 3 दिन का मेला चलता है, 15, 16, 17 चलेगा, जिसमें प्रसाद वितरण भी होगा और तमाम दुकानें लगी हुई हैं। लोग अपने मेले का आनंद लेंगे, लोग सामान खरीदारी करेंगे। आपके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, यहाँ प्रशासन द्वारा किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई? प्रशासन द्वारा व्यापारियों को मैक्सिमम सुविधा देने की कोशिश की गई है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि कोविड-19 का भी हमारे यहाँ प्रभाव कम पड़े। मेडिकल शिफ्ट भी है जहाँ पे हमारी कोविड की टेस्ट हो रही है। इसके अलावा पुलिस पूरी व्यवस्था में लगी हुई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। यहाँ पर सिमोनी धाम मेले में 15, 16, 17 है 3 दिन यहाँ पर सिमोनी धाम में मेला का आयोजन हुआ है, जिसमें से हमारे विभाग की ओर से ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो भी मरीज आता है और अगर इलाज कराना चाहता है तो उसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ में कोरोना टेस्टिंग की भी व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति कराना चाहे तो भी जांच करा सकता है। डॉक्टर कमलेश पटेल, CSC बबेरू। जनजाति कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरगुजा दौरे पर पहुंची। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं किस विकास की बात करूं। कांग्रेस सरकार ने जनता को नकली पूंछ दिखाकर सरकार बना ली है और झूठे प्रलोभन देकर सरकार बनाई है। हमारे प्रदेश की जनता को ठग कर सरकार बनाई है। साथ ही कहा कि किसानों के 2 साल का बोनस नहीं मिल पाया है। अभी भी धान खरीदी हो रही है, जिसका पैसा अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात भी कही है। मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जिनके लिए चालू किया, देखिए अभी हम लोग गांव में जाते हैं तो मैं तो हाथ उठाती हूँ कि भाई किसको किसको किसान सम्मान निधि का फ़ायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो आधे से ज़्यादा लोग का हाथ नीचे रहते हैं। तो यहाँ की जो सरकार है किसान सम्मान निधि का फ़ायदा भी किसानों को दिलाने से रोक रही है। वो इनके नामों की सूची ही भारत सरकार को नहीं भेजी है। इस बात को मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि प्रमुखता से उठाइए ताकि हमारे किसानों को इसका लाभ हो और लोग आत्महत्या करने से बचें। मैडम 2 साल प्रदेश में आई हैं, आप तो कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैंने तो सुना है, कांग्रेसियों के भी मुंह से सुना है और दिल्ली में भी मैं इस बात को सुनी हूँ कि जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 में 68 सीट के साथ एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, तो उस समय के चुनाव में 4 बड़े नेता अपने अपने संभाग में बोले कि इस बार मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो यहाँ के नेता ने कहा तो इस संभाग में सारे लोग कांग्रेस को वोट दे दिए और सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए। तो इसी तरीके से यहाँ एक बड़ी बहुमत उनको मिली। तो वहाँ पर ये तय हुआ कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी रहेंगे और 2.5 साल TS बाबा रहेंगे। तो देखिए अब तो 2 साल पूरा हो चुका, हम लोगों तो कोई 2.5 साल का इंतज़ार कर रहे हैं कि 2.5 साल में TS बाबा यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो हम लोग को तो खुशी होगी कि हमारे सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारे गांव का और
गांव-गांव का विकास होगा और ढेर सारी सुविधाएं और बड़े स्कीम यहाँ पर आएंगे। एक कृषक सम्मान निधि के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि किसान सम्मान निधि, जिसके संबंध में मैंने कहा कि 14 खबर एटा से है, जहां आज अधिवक्ता संघ एटा ने केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया एवं किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि किस प्रकार से सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है व काले कानून पारित कर रही है, वो निंदनीय है। हम अन्नदाताओं के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से अन्नदाता किसान 18 दिन से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, ये काफी निंदनीय है। सरकार को तत्काल किसान की बात सुननी चाहिए और इन काले कानूनों को खत्म करना चाहिए। मैं अधिवक्ता संघ का जिला संयोजक। आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, किस मामले को लेकर पुतला दहन किया है, क्या है पूरा मामला? आज जो केंद्र सरकार के काले कानून हैं उसके विरोध में हमारे 550 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, और केंद्र सरकार की कान पर जू नहीं रह रही है। अलावा इसके केंद्र सरकार के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री जी, ये किसानों में फूट डालने का काम कर रहे हैं, और फूट डाल करके वो जो किसानों में वो फाड़ करना चाहते हैं, चार फाड़ करना चाहते हैं, उसका भी हमने विरोध किया है कि ये किसानों की यूनिटी जो है उसको तोड़ने का ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं डिवाइड एंड रूल वाली, उस पर हम सख्त नाराज़ हैं। अलावा इसके हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे साथ 90% किसान हैं, जबकि किसान जो हैं अगर उनके पास 90% हैं तो एक रैली करके दिखा दें किसानों की, वो किसान संगठनों का समर्थन दिखा दें। किसी किसान संगठन ने ये नहीं कहा कि ये जो केंद्र ने काला कानून पास किया था वो बिल्कुल सही पास किया गया है, किसानों के हित में है। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण गलत तरीके का लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में हम अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ की ओर से ये किसानों के समर्थन में पुतला दहन किया केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है कि 2 वर्षों से सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं और आगामी वर्षों में सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए जाना बाकी है। प्रेस वार्ता में सिंहदेव ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो एक वर्गीय कमेटी देश के जनप्रतिनिधियों की बनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री गुजरात रूप में वो भी उसमें शामिल थे, और उसकी कमेटी ने लिखित में सुझाव दिया था कि उस क्षेत्र में कृषि उपज खरीदी होगी तो अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। स्वयं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस चीज को भूल गए। आज छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र के आधार पर राहुल गांधी के बात पर सीतापुर में पहली बैठक हुई थी, चुनाव आम सभा की, और उसमें राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों की ऋण मुक्ति और 2500 में धान खरीदी 10 दिन के अंदर हमारी सरकार बनते ही करेंगे, और इस कांग्रेस सरकार ने किया भी। कॉन्फ्रेंस 2 साल छत्तीसगढ़ सरकार के पूरे होने के चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आए थे 2018 में, और 17 दिसंबर आने वाले 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी ने 2 मंत्रियों के साथ में राहुल जी की उपस्थिति में शपथ ली, और उसी दिन पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, और उसमें ऋण मुक्ति और 2500 रुपए में धान खरीदने की बात और मैनिफेस्टो को अमल करने की बात ये मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के साथियों के साथ प्रयोग में लाया था, यह निर्णय उसका हुआ था। आज वो 2 साल पूरा होने पे हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं कि क्या हो सका है, और देख रहे हैं कि और क्या करना है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक वर्किंग कमेटी देश के जनप्रतिनिधियों की बनी थी, मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में वो भी उसमें शामिल थे, और उनने लिखित में ये सुझाव दिया था कि अगर निजी क्षेत्र में कृषि उपज की खरीदी होगी तो अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। स्वयं जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस चीज को भूल गए। आज छत्तीसगढ़ ने घोषणा पत्र के आधार पे राहुल जी की बात पे सीतापुर में पहली बैठक हुई थी चुनाव आम सभा की, और उसमें उन्होंने कहा था कि ऋण मुक्ति
2500 में धान की खरीदी 10 दिन के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। इस सरकार ने किया। इस सरकार के ऐसे निर्णय लागू करने के बाद आज जीएसटी कलेक्शन में भी छत्तीसगढ़ देश के टॉप राज्यों में आ रहा है। बेहतर आर्थिक स्थिति भी छत्तीसगढ़ की बनी हुई है। किसान भी यहाँ पर संतुष्ट हैं। आखिर जीएसटी बन रही है तो कहाँ से जीएसटी आ रही है? मैं आप खर्चा करेंगे तब तो किसान के पास पैसा जा रहा है, वो खर्चा कर रहे हैं और तब जीएसटी के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो ये सीखने के लिए गुजरात मॉडल ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आना हो तो आके थाना सदर क्षेत्र ग्वालियर रोड रोहताहा का मामला है, जहां बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर वारदात की गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मैडम क्या नाम है आपका, क्या किस पद पर कार्यरत है? मैं अनीता मीना, शाखा प्रबंधक। अच्छा, ये एग्जैक्टली किस समय की घटना है? कितने लोग थे, क्या हथियार थे, क्या नहीं? ये अंदाजन 5 बजे के आसपास की घटना है। बाकी अभी मैंने जब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड देखा कि मैंने, क्योंकि सारे घटना की बातें सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि 4:50 के आसपास वो लोग आए होंगे ब्रांच में। 4:50 से लेकर के 5:05 में वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो लगभग 15 मिनट में पूरी घटना को उन्होंने वो कर दिया। तो बताया जा रहा है कि बैंक एटीएम में पैसे न होने के बहाने एटीएम में पैसे थे। एटीएम में पैसे हैं, अभी भी हैं। एटीएम से वो नहीं लूट पाए हैं। एटीएम में अभी भी पैसे हैं। एटीएम में पैसे था, एटीएम में कोई इशू नहीं था। लेकिन एक्चुअली शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए। लेकिन हम लोगों को सिस्टम बंद करने से पहले, हमारा मतलब EOD जो बोलते हैं हम लोग, एंड ऑफ द डे हम लोगों को करने से पहले एटीएम में C3R करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम में। वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे, बाहर ऑफिसर। लेकिन वो जैसे ही बाहर गए हैं, वहीं से 2 लोगों ने उन पर चाकू के साथ में, चाकू के बल पे उनको 2 लोग अंदर की तरफ ले आए वापस। उनके पीछे पीछे 2 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उनमें से जैसे 2 लोगों के पास चाकू था, 2 के पास में पिस्टल या तमंचा जो भी कुछ बोलते हैं वो था उनके पास में। और आकर के उन्होंने कैशियर के सामने वहाँ पे तान दिया, एक मेरे सामने जो मैं काउंटर पर बैठी हुई थी मेरे ऊपर तान दिया, और ऑफिसर को तो पहले से ही वो करके लाए थे। हम लोगों को हैंड्स अप करके हम लोगों को साइड में आने को कह दिया कि आप फोन वगैरह सब साइड में छोड़। तो आपका चेस्ट से करेंसी लेके गए हैं कि कैशियर पॉइंट पे था, क्या था? हमारा दोनों जगह था, काउंटर पे भी था और अंदर में भी था। लॉकर वगैरह से भी कोई छेड़खानी हुई है? लॉकर वगैरह से कोई ज्वेलरी वगैरह भी कुछ? तो आपने कोई एक मेरे गले में चेन थी, वो चेन वो लेकर चले गए। पैनिक अलार्म होता है, एक व्यवस्था होती है। अलार्म था, लेकिन सामने जो वो गन लेकर के आएंगे, अगर मैं उस टाइम पर अगर अलार्म को प्रेस करूंगी तो दैट मीन्स वो शूट कर सकते थे सीधा। तो वो और मेरे स्टाफ के तो उन्होंने चाकू लगाया हुआ था। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ भी करती तो उसको भी हार्म कर सकते थे। आप कितना स्टाफ है जो बैंक में कार्यरत है? आज की डेट में हम 4 लोग थे, 4 परमानेंट और 1 टेम्परेरी स्टाफ। कोई गार्ड रहता है या नहीं रहता है? गार्ड अभी नहीं है, काफी टाइम से। शुक्रिया। नाम बताइए मैडम एक बार अपना। अनीता मीना। अनीता मीना, शाखा प्रबंधक। क्षेत्र में रोहता एरिया में एक बैंक पड़ती है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का यहाँ पे ब्रांच है। इस ब्रांच में आज एक लूट की घटना की खबर मिली थी। मौके पे फील्ड यूनिट और पुलिस इत्यादि को बुलाया गया है। परीक्षण किया जा रहा है कि क्या कैसे कैसे वो लोग आए थे, कैसे ये घटना हुई थी। 4 लोगों की सूचना यहाँ पे मिल रही है कि 4 लोगों ने इस घटना को मिल के कारित किया है। जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। देखिए, कैश अभी अनसर्टन है, पर 50 लाख से ऊपर की कैश की ये लूट बताई जा रही है।
जैसे क्लियर होगा क्या कुछ असलाहों का असला कुछ उपयोग में लाए गए थे, कुछ कट्टा भी था और संभवतः इसमें छुरा और इत्यादि का भी इस्तेमाल किया था। किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। सब बैंक के अंदर घुस के वारदात अंजाम दिया। नगर में भाजपा ने जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण रखा था। समापन दिवस में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने अपने विषय को लेकर विस्तृत जानकारियां दी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अध्यक्ष जीवन दास रात्रे, मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल, प्रशिक्षण प्रभारी श्याम पाल ताम्रकर, पूर्व अध्यक्ष टेकन देवांगन, पुष्पेंद्र देवांगन, राजनांदगांव के पार्षद रानू जैन, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। खूबचंद पारख ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, ये प्रशिक्षण में आपको बताया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा व कांग्रेस का फर्क यदि आप बताते हैं और ये बताते हो कि भाजपा अन्य पार्टी से अलग है, तब ही प्रशिक्षण का महत्व है। इसे ही सीखने के लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है। सर बताइएगा, आज ये भाजपा का जो प्रशिक्षण चल रहा है, दूसरा दिन था और आप भी इसमें आए, तो प्रशिक्षण का क्या है उसके बारे में जानकारी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है। हम अपने हर कार्यकर्ता को अपने जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक की जो विकास यात्रा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शुरुआत से आज तक की जानकारी नहीं है, वो सारी जानकारी देते हैं। चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां करनी होती है उसकी भी जानकारी देते हैं। हमारी सरकार और दूसरी सरकार के कार्यकाल में क्या अंतर था उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं और अपने कार्यकर्ता को संगठन की जिम्मेदारी से जुड़ करके हम आज तक के चुनाव कार्यकर्ताओं के ही दम पर जीते हैं। जब कार्यकर्ता थोड़ा सा उदासीन होता है तो परिणाम बदल जाता है, और जब कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रहता है तो हम लोग रेत से भी तेल निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोई भी पिछले दौर में भले सरकार या घोषणा पत्र कारण बना हो, कहीं न कहीं कार्यकर्ता की उदासीनता भी वजह हो सकती है। इसलिए हम कार्यकर्ता सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। अपने जो संगठन का सिस्टम है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध राजनीतिक पार्टी है। जनसंघ जब स्थापित हुआ था तो हमारा जो स्थापना का पहला स्लोगन था कि हम राजनीति के माध्यम से सेवा करेंगे, राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं होगी। और ये सीधा सीधा चाहे प्रदेश में रमन सिंह जी की सरकार हो और चाहे दिल्ली में अटल जी की सरकार थी और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये अलग से दिख रहा है कि इस सरकार में जो लोग हैं इनके लिए राजनीति साध्य नहीं है, मतलब सेवा का माध्यम है, खुद के लिए साध्य या साधन नहीं है। इस प्रकार की तैयारी करके आज पूरे प्रदेश में हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। 10 सत्रों में प्रशिक्षण होता है, उद्घाटन और समापन, और आज गंडई मंडल का भी ये प्रशिक्षण पूरा हुआ है। पूरे 20 मंडलों में 20 तारीख तक ये सभी प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे। सर नाम और पद बता दीजिए। खूबचंद पारख, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आपके इसी क्षेत्र का। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।